दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक माय इंडिया। उसके अगले दो चैप्टर हैं बुधू और लाला जी। बुधू गरीब तबके से आता था और अपनी पूरी जिंदगी में मैंने उसको कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लगता था जिंदगी की कठिनाई का लोहा उसकी आत्मा में घुस गया है। बुधू की उम्र थी करीब 35 साल। उसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे। लंबे कद का बुधू जब मुझसे मिलने आया नौकरी मांगने के लिए, उसकी रिक्वेस्ट पर मैंने उसे रख लिया ट्रांस शिपिंग के लिए, जो कोयले की शिपिंग थी, ब्रॉड गेज लाइन से मीटर गेज लाइन के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहां लेडीज और जेंट्स दोनों काम करते थे। और बुधू की रिक्वेस्ट थी कि वो चाहता था कि उसकी वाइफ उसके साथ ही काम करे। ब्रॉड गेज के ट्रक्स और मीटर गेज की वैगन्स आमने सामने खड़े होते थे और बीच में था एक प्लेटफॉर्म। यहां से वहां ढुलाई होती थी। ये काम बहुत ही कठिन काम था क्योंकि प्लेटफॉर्म खुला होता था। सर्दियों में जबरदस्त ठंड लगती थी। बारिश के टाइम पर सारे लोग दिन भर भीगते थे और गर्मियों में प्लेटफॉर्म भी गर्म और ट्रक की आयरन की शीट वो भी गर्म। उनके नंगे पैरों में छाले पड़ जाते थे। लेकिन जिस आदमी को अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोटी कमानी हो, उसको तो ये करना ही पड़ता था। पहले दिन ही जब इंसान आता था, उसके हाथ में छाले, पीठ में दर्द। यही थी मोकामे घाट की कहानी। दूसरे दिन दर्द और बढ़ जाता था। तीसरे दिन छाले फूट जाते थे, सेप्टिक हो जाता था, पीठ मुश्किल से सीधी होती थी। ये सब मैं जानता हूं क्योंकि रोज की कहानी थी। बुधू और उसकी वाइफ ने ये सारे फेज क्लियर कर लिए थे। 16 घंटे काम करने के बाद वो अपने आप को खींच कर ले जा रहे थे अपने क्वार्टर्स में, वो क्वार्टर्स जो जिम कॉर्बेट ने उनको प्रोवाइड कराए थे। अब उनको मैं एक खुशखबरी देना चाहता था कि उनके लिए थोड़ा आसान काम है। लेकिन बुधू खुश था क्योंकि वो इतने पैसे कमा रहा था जितने उसने जिंदगी में कभी नहीं कमाए थे। तो बोला, मुझे यही काम ठीक है। तो मैंने वो काम उनको कंटिन्यू करने दिया और धीरे धीरे उनको इस काम की आदत हो गई। मेरे पास 200 आदमी और औरत काम करते थे कोयले की ढुलाई के लिए, क्योंकि कोयला गर्मी में ही ज्यादा आता था। इंडिया उस वक्त एक्सपोर्ट करता था और जो ट्रक्स अनाज और तरह तरह के आइटम लेके कलकत्ता आते थे, वो बाद में कॉलरीज से कोयला लेके वापस जाते थे और करीब 5000 टन कोयला निकलता था मोकामे घाट से। एक दिन बुधू और उसकी पत्नी काम पर नहीं आए। जब जिम कॉर्बेट ने पता किया तो धमारी, जो कि कोल गैंग का हेड था, उसने बताया उनके पास एक पोस्ट कार्ड आया था और वो पोस्ट कार्ड मिलते ही वो सब परिवार निकल गया और बोला जल्दी ही लौटेगा। 2 महीने के बाद बुधू वापस आया अपनी पत्नी के साथ और फिर से काम पर लग गया और उतनी ही मेहनत से काम कर रहा था जितनी पहले करता था। अब कुछ दिन काम करने के बाद बुधू फिर गायब हो गया। अब की बार 3 महीने बाद लौटा और जब तक कोई सलाह नहीं मांगता था, जिम कॉर्बेट किसी के प्राइवेट मामलों में बिना बात के टांग नहीं अड़ाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय बुरा मान जाते हैं। अब जब जब बुधू को पोस्ट कार्ड मिलता था तभी वो गायब होता था और पोस्ट कार्ड एक व्यक्ति के द्वारा बांटे जाते थे। उस व्यक्ति का नाम था मारू। तो जिम कॉर्बेट ने मारू से कहा कि अगली बार जब पोस्ट कार्ड आए तो बुधू को मेरे पास भेजना। 9 महीने के बाद जब कोयले का ट्रैफिक जबरदस्त तरीके से चल रहा था और सारे आदमी जी जान लगाकर काम कर रहे थे, तभी बुधू जिम कॉर्बेट के पास आया। हाथ में था पोस्ट कार्ड। जिम कॉर्बेट ने बोला कि पढ़ के बताओ पोस्ट कार्ड में क्या लिखा है। लेकिन बुधू को पढ़ना नहीं आता था। उसने बोला, मारू ने इसको पढ़ा है और इसमें लिखा है कि मेरे मालिक ने मुझे बुलाया है कि फसलें पक गई हैं, आ जाओ। तो ये थी कहानी बुधू की और यही कहानी थी इंडिया में लाखों लोगों की। वो बोला, मेरे दादाजी ने बनिया से 2 रुपए लिए थे। बनिया ने 1 रुपए काट लिया था उसमें एडवांस इंटरेस्ट और अपने बही खाता में उनका अंगूठा लगवा लिया था। अब उनके दादाजी समय समय पर कुछ आने ब्याज के रूप में देते थे।
अब उनके ग्रैंडफादर की डेथ के बाद जब उनके फादर ने कर्जा अपने ऊपर लिया तो कर्जा हो चुका था 50 रुपए। बाद में वो हो गया 100 रुपए। और बाद में जब वो बूढ़ा बनिया मर गया और उसके बेटे ने चार्ज लिया तो उसने बोला अमाउंट बहुत बढ़ गया है और उसके लिए तुम्हें देना पड़ेगा स्टैंप ड्यूटी वाला डॉक्यूमेंट। अब मेरे पास पैसे नहीं थे स्टैंप ड्यूटी देने के लिए, तो बनिया ने वो पैसे भी मुझे उधार दिए और वो सारे मिला के हो गए 130 रुपए। मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने पर बनिया ने ब्याज को 25% कर दिया, लेकिन साथ में शर्त रखी कि मैं और मेरी पत्नी उसकी फसल काटने में हमेशा मदद करेंगे। और यह एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि मैं और मेरी पत्नी बनिया के खेत में काम करेंगे बिना दिहाड़ी के। तो 10 साल से मैं और मेरी पत्नी बनिया के पास काम कर रहे हैं और जब भी नया अकाउंट तैयार होता है वो स्टाम्प पेपर के पीछे हमारे अंगूठे लगवाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो कर्जा कितना हो गया है, लेकिन जब से मैंने आपके पास काम करना शुरू किया है मैं कर्जा चुका रहा हूं। कभी 5 रुपए, कभी 7 रुपए और अब तक 25 रुपए वापस कर चुका हूं। बुधू ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कर्जे में घोटाला करेगा, क्योंकि उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर की इज्जत का सवाल था। और उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि वो इस कर्जे को पूरा चुका पाएगा। बस उसकी कोशिश थी कर्जा कम करता रहे, क्योंकि उसका बच्चा जब इस कर्जे को आगे ढोए तो उसे कम कर्जा मिले। अब जिम कॉर्बेट ने और जानकारी मांगी तो मालूम चला जिस गांव में बनिया रहता है वहां एक वकील भी रहता है। तो जिम कॉर्बेट ने कहा तुम काम पर जाओ, बाकी मैं देखता हूं बनिया का क्या करना है। अब उस वकील से लंबा पत्र व्यवहार चला जिम कॉर्बेट का। वो वकील एक सहृदय ब्राह्मण था और वो बनिया से नाराज भी था, क्योंकि जब उसने इस मामले में इंटरफियर करना शुरू किया तो बनिया ने उसे अपने घर से निकाल दिया, ये बोल के कि अपने काम से काम रखो। तो अब उसके लिए भी ये इज्जत की लड़ाई थी। अब वकील से मुझे मालूम चला कि बनिया ने जो उसके ग्रैंडफादर से स्टैंप पेपर में साइन कराए थे उनका कोर्ट में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का अंगूठा लगा है वो इस दुनिया में है ही नहीं। अब बनिया ने एक ट्रिक चली थी, उसने नए डॉक्यूमेंट साइन करा लिए थे बुधू से, जिसमें लिखा था उसने 150 रुपए उधार लिए। अब वकील ने कहा कोर्ट में केस ना लड़ने के लिए, क्योंकि बुधू ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दिए हैं और साथ में 3 इंस्टॉलमेंट्स भी भर दी हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को वैलिडेट कर दिया है और उन डॉक्यूमेंट्स पर अपना अंगूठा भी लगा दिया। अब जब जिम कॉर्बेट ने वकील को मनी ऑर्डर कर दिया, वो पैसा जो उसे बनिया को देना था, साथ में 25% इंटरेस्ट भी, तो बनिया ने वो एग्रीमेंट सबमिट कर दिया। लेकिन उसने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया जिसमें लिखा था कि बुधू और उसकी वाइफ फ्री में उसके यहां काम करेंगे। लेकिन जब मैंने वकील की सलाह पर बनिया को धमकी दी कि तुम्हारे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस डालूंगा, तो उसने वो डॉक्यूमेंट भी दे दिए। बुधू ने बीच में कुछ टोका तो नहीं, लेकिन वो इस तरह की निगाहों से जिम कॉर्बेट को देखता था जैसे वो कहना चाह रहा हो कि बनिया बहुत पावरफुल है। और कभी बनिया अचानक से उसके सामने आ गया कि तुमने इस तरह से क्यों किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। और एक दिन मेरे पास एक बड़ा लिफाफा आया, उसमें बहुत सारे अंगूठे लगे हुए डॉक्यूमेंट थे, वकील की फीस की रसीद भी थी और उसमें लिखा था अब बुधू एक फ्री और आजाद आदमी है। इस टोटल खर्चे में जिम कॉर्बेट के 225 रुपए लगे। अब मैंने बुधू को बुलाया, डॉक्यूमेंट दिखाए और बोला मैं इसमें माचिस लगाने जा रहा हूं। तो बुधू बोला नहीं साहब नहीं, आपने एक कर्जा चुकाया है, मैं आपका गुलाम हूं और मैं ये कर्जा चुका के रहूंगा। बुधू कभी स्माइल नहीं करता था और बिल्कुल शांत रहता था। तो मैंने उससे कहा अगर तुम माचिस नहीं लगाना चाहते तो ये कागज तुम अपने साथ ले जाओ। उसने मेरे हाथ जोड़े, मेरे पैर छुए और जब वो अपना सिर उठा रहा था तो उसके कोयले से सने हुए चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। अब लाखों लोगों में से एक इंसान का ही कर्जा चुकाया गया था, लेकिन मैं बहुत खुश था कि एक का तो चुकाया। और जो उसका साइलेंट जेस्चर था, और जब वो अपनी वाइफ के पास गया लड़खड़ाते हुए ये बोलने के लिए कि बनिया के कर्जे से हम आजाद हो गए हैं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
अब दोस्तों, ये कहानी छोटी थी, एक छोटी कहानी और है, लाला जी। तो वो कहानी भी मैं क्लब कर दे रहा हूं। अब समरिया घाट में स्टीम इंजन पैसेंजर ट्रेन को लेके आने वाला था और जिम कॉर्बेट प्लेटफॉर्म पर ही खड़े थे, पैसेंजर्स को उतरते और ब्रॉड गेज लाइन पर चढ़ते हुए देख रहे थे। आखिरी आदमी जो उतरा वो एक दुबला पतला आदमी था, आंखें जैसे गड्ढे में घुसी हो। सूट पहना हुआ था लेकिन उस पर पैचेस लगे थे और हाथ में थी एक पोटली। वो आदमी धीरे धीरे उतरा, उसने रेलिंग पकड़ी और फिर नदी की तरफ चला गया। देखने पर लग रहा था कि यह व्यक्ति बीमार है। वो आदमी नदी के पास पहुंचा, अपनी पोटली में से एक चादर निकाली, बिछाई और लेट गया। उसके पैर नदी को छू रहे थे। साफ दिख रहा था कि उसका ट्रेन पकड़ने का कोई इरादा नहीं है। ट्रेन ने सीटी बजाई लेकिन उस आदमी ने कोई मूवमेंट नहीं की। जिम कॉर्बेट उसके पास गए और बोले, तुम्हारी ट्रेन छूट गई है। उसने आंखें खोली और बोला, मुझे किसी ट्रेन की जरूरत नहीं है साहब, मैं मरने वाला हूं। यह आम का मौसम था, साल का सबसे गर्म समय। इस टाइम देश में कॉलेरा फैला था और जब वो व्यक्ति जा रहा था इनके सामने से, तभी इनको लगा था कि शायद इसको कॉलरा यानी कि हैजा हुआ है। और जब जिम कॉर्बेट उसके पास गए थे तो उनका शक यकीन में बदल गया था और उस आदमी ने बताया कि वो अकेला ट्रैवल कर रहा है और मोका में घाट में उसका कोई परिचित नहीं है। जिम कॉर्बेट ने उसको रहने की जगह दी क्योंकि एक व्यक्ति जिसका नाम पुंका था, उसका क्वार्टर खाली था। जिम कॉर्बेट 10 साल तक मोका में काम कर रहे थे। बहुत सारे सैकड़ों आदमी उनके हाथ के नीचे काम करते थे। कुछ लोग उन मकानों में रहते थे जो जिम कॉर्बेट ने उन्हें दिए होते थे और कुछ लोग गांव में रहते थे। और बहुत सारे लोगों को हैजा होता था और अगर कभी मुझे हैजा हो जाता तो बहुत सारे लोग मुझे दोष देने के लिए आते और क्या पता मेरे सिर पर गोली ही मार देते या मुझे ओवरडोज दे देते ओपियम का। बहुत कम लोग मुझसे एग्री करेंगे कि इतने सारे लोग जो हैजा से मर रहे थे वो सारे के सारे हैजे से नहीं, बहुत सारे लोग हैजे के डर से मर रहे थे। उन्हें डर था कि उन्हें हैजा हो गया, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और एपिडेमिक का यही होता है, जब बीमारी फैलती है और जब लोगों को होती है तो बहुत सारे लोग उस डर की वजह से ही मर जाते हैं। अब जो व्यक्ति पुंका के घर में था वो बुरी तरह से कॉलरा से ग्रस्त था और अगर वो मेरी सलाह मानता और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता तो वो ठीक हो जाता। एक ही डॉक्टर था जो बहुत दूर था और वो जो डॉक्टर था उसका मोटा तैलीय गला मैं काटना पसंद करता और इस डॉक्टर को सारे लोग नफरत करते थे। वो डॉक्टर क्लर्क से बोला करता था कि वो जब इजिप्ट में था तो वहां जो मजे थे उससे वो मजे यहां नहीं आते। वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे। एक दिन एक लेटर आया, उस लेटर को लेके डॉक्टर ने अपनी वाइफ से बोला कि उसे अर्जेंटली समरिया घाट जाना है। अब रेलवे का एक क्लर्क था। जैसे ही डॉक्टर घर से बाहर निकला, रेलवे का क्लर्क उसे मिला। दोनों बड़े ही गुप्त तरीके से एक रूम में गए। इस रूम में जिम कॉर्बेट का एक पॉइंट्समैन मर गया था जहरीली गैस की वजह से। अब जब डॉक्टर एक रूम में इंतजार कर रहा था जिसमें सिर्फ एक दरवाजा था, एक ग्रिल वाली खिड़की थी, दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर गया। जिम कॉर्बेट अपनी ड्यूटी से वापस लौट रहे थे और उन्हें शब्दों का आदान प्रदान सुनाई दे रहा था। अगले दिन जिम कॉर्बेट ने देखा कि रूम के बाहर भीड़ लगी है और लोग बोल रहे थे कमरे के अंदर कोई है और दरवाजे में ताला बाहर से लगा है। जिम कॉर्बेट ने एक हथौड़ा मंगवाया। जब ताला तोड़ा गया तो उसके बाद जिम कॉर्बेट ने अपनी डायरी में 3 एंट्रीज करी। डॉक्टर और उसकी वाइफ चले गए हैं अपने अर्जेंट प्राइवेट अफेयर्स की वजह से। शिवदेव प्रोबेशनर 25 रुपए महीने की सैलरी पर काम करने के लिए राजी हो गया। लॉक पॉइंट्स जो इंजन के नीचे आ गए थे नए खरीदने पड़े और उसके बाद वो डॉक्टर जो उस प्रोफेशन के लिए उपयुक्त नहीं था कभी मोका में घाट में दिखा नहीं। अब वो जो दुबला पतला आदमी था जो नदी किनारे लेटा था, उसके इलाज के लिए जिम कॉर्बेट बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे पाते थे और इनके स्टाफ को भी वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि सबको डर था इन्फेक्शन होने का। लेकिन फिर भी जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लग रहा था वो ठीक हो जाएगा।
और जिम कॉर्बेट ने उस व्यक्ति को साफ साफ बोल दिया था कि मैं तुम्हें अपने कंपाउंड में इसलिए नहीं लाया हूं कि तुम मर जाओ और मुझे तुम्हारा दाह संस्कार करने की तकलीफ उठानी पड़े। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं, लेकिन तुम ठीक तभी होगे जब तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। पहली रात को तो लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो आदमी जी गया और अगले दिन से उसकी हालत ठीक होने लगी, क्योंकि कॉलरा शरीर की पूरी ताकत खींच लेता है। तो टाइम लगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो व्यक्ति इस लायक हो गया कि वो अपनी कहानी मुझे बता सके। मालूम चला वो आदमी था लाला, एक बिजनेसमैन, अनाज का व्यापारी, और उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन उसने गलती कर दी, एक व्यक्ति को अपना पार्टनर बना लिया, उस व्यक्ति को जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। उसके बाद कई दिन तक बिजनेस अच्छा चलता रहा। एक दिन व्यापार के लिए लाला जी बाहर गए। जब लौट के आए, देखा दुकान खाली है और पार्टनर गायब। अब जो थोड़ा पैसा लाला जी के पास था, वो उनका कर्जा चुकाने के लिए भी काफी नहीं था। उसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की 7 रुपए महीने में, जिससे वो खर्चा चलाते थे अपना और अपने बेटे का, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी कुछ दिनों के बाद, जब पार्टनर ने उनके साथ धोखा किया था। वो अपने मालिक के काम से मुजफ्फरनगर से गया जा रहे थे। रास्ते में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ती ही गई तो ट्रेन से उतरे मोकामे घाट में, और उन्होंने डिसाइड किया अगर मृत्यु हो तो माँ गंगा की शरण में। तो वो आकर गंगा नदी के किनारे लेट गए थे। लाला जी, जिनका दूसरा नाम जिम कॉर्बेट, जानते नहीं थे। जब वो ठीक हो गए तो इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि सुबह शाम जिम कॉर्बेट के साथ टहलने जाते थे। एक दिन टहलते टहलते शेड के पास लाला जी बोले, साहब मुझे गया जाना है। जिम कॉर्बेट ने पूछा, क्या करोगे आप? बोले, अपने मालिक के पास जाऊंगा। और जिम कॉर्बेट बोले, अगर तुम्हारे मालिक ने कोई दूसरा एम्प्लॉय रख लिया होगा तब क्या करोगे? तो लाला जी बोले, कोई दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। तो जिम कॉर्बेट ने कहा, क्यों नहीं ऐसी कोशिश करते कि आप दोबारा व्यापारी बन जाओ? तो लाला जी बोले, साहब मैं दोबारा व्यापारी बनना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दूं, लेकिन कौन मुझ पर भरोसा करेगा? कौन मुझे माल देगा? एक व्यक्ति जो 7 रुपए की नौकरी करता है, उसके साथ कौन व्यापार करेगा? गया के लिए ट्रेन रात को 8 बजे गई, और उसके बाद जब जिम कॉर्बेट लौटे तो देखे लाला जी ने धुले हुए कपड़े पहने हैं, हाथ में एक पोटली है उससे बड़ी जो वो लेके आए थे, और वो इंतजार कर रहे हैं मुझे गुड बाय बोलने का। अब जब लाला जी जाने के हुए, जिम कॉर्बेट ने 100-100 रुपए के 5 नोट उनके हाथ में दिए। लाला जी वो पैसे देखकर अवाक रह गए। उनका चेहरा जड़वत हो गया। वो सिर्फ उन पैसों को देख रहे थे। जब ट्रेन ने घंटी दी कि 5 मिनट बाद ट्रेन जाने वाली है, लाला जी ने अपना सर जिम कॉर्बेट के पैरों पर रख दिया और बोले, मालिक 1 साल के अंदर ये गुलाम वापस लौटेगा और आपके ये पैसे वापस लौटाएगा। अब जिम कॉर्बेट ने जो पैसे दे दिए थे वो उनकी बहुत सारी सेविंग के थे। लाला जी वापस लौटेंगे ये जिम कॉर्बेट जानते थे, क्योंकि भारत का गरीब अपने ऊपर किए हुए एहसान को कभी नहीं भूलता। लेकिन वो जिम कॉर्बेट के पैसे लौटा पाएंगे इस बारे में उनको शक था, क्योंकि 500 रुपए 1 साल में जुटाना उनके लिए शायद भारी था। लेकिन यहां पर मैं गलत था। 1 साल बीतने के थोड़ा पहले ही जब मैं लौटा, साफ सुथरे कपड़ों में एक आदमी खड़ा था। कमरे की लाइट उसके सर के पीछे से आ रही थी, तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। तब मैंने उनको पहचाना जब वो बोले, और वो थे लाला जी। लाला जी जिम कॉर्बेट के सामने कुर्सी पर नहीं बैठे, जमीन पर बैठे, और अपने बिजनेस की सक्सेस स्टोरी सुनाई। उन्होंने अनाज की बोरियां बेचनी शुरू करी, हर बोरी पर 4 आना का मुनाफा। करते करते उन्होंने ये कंडीशन बना ली कि वो 30 टन के कंसाइनमेंट डील कर रहे थे, और उनको प्रॉफिट हो रहा था 3 रुपए का 1 टन पर, यानी 90 रुपए का प्रॉफिट एक डील पर। अब उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था। लाला जी ने एक व्यापारी की लड़की से दोबारा शादी कर ली थी, जो कि पटना का अमीर व्यापारी था।
ये सब कुछ हुआ 12 महीने के अंदर ही। चलने से पहले लाला जी ने 500 रुपए जिम कॉर्बेट के घुटनों पर रख दिए। उसके बाद लाला जी ने एक बैग निकाला, उसमें कुछ और पैसे थे। बोले, मालिक, ये 25% ब्याज है जो पैसे आपने मुझे दिए थे। जिम कॉर्बेट ने उनकी खुशी को आधा कर दिया। बोले, मैं 500 रुपए तो ले लूंगा, लेकिन मैं ब्याज नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से ब्याज नहीं लेता। तो लाला जी बोले, जब मैं आपके पास रहा था और आपके आदमियों से मैंने बातचीत की थी, मुझे मालूम चला था कि एक टाइम ऐसा आया था जब आपके पास सिर्फ इतने पैसे थे कि आप एक चपाती और दाल खा सकते थे। मालिक, कभी ऐसा टाइम दोबारा आया तो याद करना। मेरे पास जितना कुछ है आपके चरणों में रख दूंगा। उसके बाद जिम कॉर्बेट 11 साल तक मोकामे घाट में रहे। हर साल आम से भरी हुई पेटी लाला जी की तरफ से कॉर्बेट के पास आती थी, जो कि उनके अपने बगीचे से आती थी। उनका दोबारा व्यापारी बनने का सपना पूरा हो गया था और वो उस घर में वापस पहुंच गए थे जब उनके पार्टनर द्वारा उनको लूटा गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुधिया और लाला जी। अगली कहानी होगी मारू। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।